डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र की, जो कि एक अलग प्रकार का जीन ट्रांसफ़र का एक मोड है। तो ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं, ये क्या होती हैं? तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, या हम इनको कहते हैं ES सेल्स या ESCS कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं जो कि इनर सेल मास से डिराइव्ड होती हैं ब्लास्टोसिस्ट में, जो कि अर्ली स्टेज होता है प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का। ब्लास्टोसिस्ट जो स्टेज होती है 4 से 5 दिन के बाद बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद में, और इसमें लगभग 50 to 150 सेल्स होती हैं। तो दिस इज pluripotent stem cells which are having 50 to 150 cells, and they are in a initial stage lifespan of only 5 days, and these cells are known as embryonic stem cells. तो ये कहने का मतलब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं, ये विकसित हो सकती हैं कई प्रकार के अन्य प्रकार की सेल्स में। 50 से 150 सेल्स का एक ग्रुप होता है जो कि 5 दिन की अवस्था में निर्मित होता है, क्योंकि ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जो कि इनर सेल मास से बनी हैं। तो ये जो आइसोलेटिंग जो होता है इनर सेल मास का, उससे हम इसको ब्लास्टोसिस्ट को, इससे क्या होता है कि जब हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इससे कई सारे एथिकल इश्यूज यहाँ पे शुरू हो जाते हैं, कुछ मॉरल और लीगल स्टेटस यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। ह्यूमन सेल्स की अगर एम्ब्रियोनिक सेल्स की अगर हम बात करें तो 14 माइक्रोन्स का इनका साइज़ होता है, और अगर माउस की अगर हम बात करें तो वो 8 माइक्रोन्स तक के साइज़ का होता है। तो ये कुछ विशिष्टता होती है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, जो कि इनर सेल मास से ब्लास्टोसिस्ट से डिराइव्ड हैं, प्लूरिपोटेंट हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। ह्यूमंस में 14 माइक्रोन्स तक इसका साइज़ होता है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन का मेथड बड़ा ही एक तरह का लीगल और मॉरल इश्यूज़ को यहाँ पे डिराइव करता है। तो दीज आर जस्ट इज डिसएडवांटेजेस। अगर हम इसके हिस्टोरिकल प्रीव्यू की बात करें तो 1998 में जेम्स थॉमसन ने आइसोलेट किया था स्टेम सेल्स को, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को, फ्रॉम इनर सेल मास। 1998 में जॉन गेहर्ट ने डिराइव किया था ह्यूमन एम्ब्रियोनिक जर्म सेल्स फ्रॉम फीटल गोनाइडल टिश्यूज, जिनको हम कहते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल्स। तो 98 में दो वैज्ञानिकों ने, थॉमसन और गेहर्ट ने, इसकी एक तरह से फाउंडेशन रखी थी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की। एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स होती हैं, क्योंकि ये प्लूरिपोटेंट होती हैं, जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं डिफ्रेंशिएट होने में, टू जनरेट करने में एक्टोडर्म को, जिससे कि डिफ्रेंसिएशन होगा। जब आपको पता है कि जो डिफ्रेंसिएशन का जो प्रोसेस होता है एम्ब्रियोलॉजी में, वो गैस्ट्रुलेशन में होता है, जिससे कि आपके तीनों जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है कि इनमें क्या होगा, वी हैव मोर देन 220 सेल टाइप्स इन द ह्यूमन एडल्ट बॉडी। प्लूरिपोटेंसी क्या करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को एडल्ट स्टेम सेल्स से। एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल्स हैं वो जनरेट कर सकती हैं बहुत अनेकों प्रकार की सेल टाइप जो बॉडी में हैं, और जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं वो उससे कम जनरेट कर सकती हैं, अर्थात वो मल्टीपोटेंट होती हैं, वो खाली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल टाइप्स को ही जनरेट कर सकती हैं। अगर प्लूरिपोटेंट डिफ्रेंसिएशन पोटेंशियल को हम देखें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का, तो हम उसको हार्नस कर सकते हैं इन विट्रो में, और हम उससे डिराइव कर सकते हैं सेल और टिश्यू टाइप्स जो भी हमें आवश्यकता है जिसकी भी। इस तरह से ये प्रोवाइड करता है एक रेडिकल न्यू ट्रीटमेंट मैथडोलॉजी, जो कि वैरायटी ऑफ कंडीशंस में हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं अनेकों प्रकार के एबनॉर्मलिटीज़ या डिसऑर्डर्स को। तो इस तरह से दीज आर वेरी रिच सोर्सेज ऑफ डिफ्रेंसिएशन हैविंग प्लूरिपोटेंसी, एंड as a result of which they can differentiate into many cell types and is useful for treating various types of disorders. Now how this we are deriving this embryonic stem cell lines? हम इनर सेल मास से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। 5 to 6 स्टेज की ब्लास्टोसिस्ट में हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। पॉपुलेशन ऑफ सेल्स होता है जो कि रेप्लिकेट कर सकता है फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम इन विट्रो आउट ऑफ द बॉडी। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर कल्चर सेल लाइन करते हैं। कल्चर, जब हम इसकी कल्चरिंग करते हैं तो एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का एक क्लोन हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको कि हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं एप्लीकेशन एरियाज जो हमारे बहुत सारे वाइड हैं। दिस पार्ट which how we are extracting and how we are using is actually causing the ethical concerns. So when we are isolating it,
द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम रिमूव करते हैं इनर सेल मास को, फिर हम उसको ग्रो करते हैं कल्चरिंग ट्यूब में। फिर क्या होगा, वो चेंज होगा कल्चर कंडीशंस टू स्टिमुलेट सेल्स टू डिफ्रेंशिएट इनटू वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स। Either it can be your nervous system neural cells, or it can be your skeletal muscle cells, or it could be your integument skin cells। कहने का मतलब ये प्लूरिपोटेंसी है, जिससे कि आप अनेकों प्रकार की सेल्स जैसे कि न्यूरल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स या स्किन सेल्स हम उससे जनरेट कर सकते हैं जहां हम उसकी कल्चरिंग कर रहे हैं। जो ब्लास्टोसिस्ट आपने इनर सेल मास से जो आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया है, इनर सेल मास को फिर आप ग्रो करते हो कल्चरिंग मीडिया में, फिर हम उसको क्या करते हैं, प्लूरिपोटेंसी से वो डिफ्रेंशिएट करती है। दिस इज़ हाउ वी आर आइसोलेटिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र की, जो कि टेक्निक 1986 में डेवलप की थी गॉसलो एटेल ने। तो गॉसलो एटेल ने क्या किया था, इनर सेल मास से इसको यूज़ किया था टू ट्रांसफ़र और टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो इसमें क्या होता है कि इंसर्शन होगा डिज़ायर्ड डीएनए का, सीक्वेंस का होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करा जाएगा इन विट्रो कल्चर ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं एम्ब्रियो में, जो कि ब्लास्टोसिस स्टेज में उनका डेवलपमेंट है। एम्ब्रियोनिक जो स्टेम सेल मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफ़र है वो मेथड ऑफ चॉइस है, जिसमें हम जीन का इनएक्टिवेशन करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नॉक आउट मेथड। अब इस टेक्निक में ये पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है स्टडी के लिए, जेनेटिक कंट्रोल के लिए ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। ये जो टेक्निक है ये वर्क करती है वेल इन द केस ऑफ माउस। इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ अलाउिंग व्हाट प्रिसाइज टारगेटिंग ऑफ डिफाइंड म्यूटेशंस। जो भी म्यूटेशंस हो रही हैं उस जीन में किस प्रकार से हो रही है, या आपका होमोलोगस जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे आपके निर्मित हुआ है। तो इस तरह से हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं, यू हैविंग ए इनर ब्लास्टोसिस्ट एंड यू आर एक्सट्रैक्टिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। फिर आपकी जो ट्रांसजीन है आप उसको यहाँ पे उससे कंबाइन कर देते हो, फिर ये ग्रो करती हैं। फिर ये ग्रो करके हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इम्प्लांट करते हैं टू द डिज़ायर्ड एनिमल, और फिर हम उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं। क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमारा जो डिज़ायर्ड जो है जीन, क्या उसमें वो ट्रांसफ़र हो गया है, या क्या हमने जो इनएक्टिवेट किया था जो जीन को वो नॉकआउट हो गया है, या फिर वो पर्टिकुलरली जो इम्पोर्टेंस का था डेवलपमेंटल प्रोसेसेस के लिए जो जीन थी क्या वो वर्कआउट कर रही है। इस तरह से हम अनेकों प्रकार की म्यूटेशंस और होमोलोगस कॉम्बिनेशंस को इस विधि से, जो कि गॉसलो एटेल ने डेवलप की थी 1986 में, उसको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरह से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र विधि होती है। अब स्टेप्स जो हम इसमें अडॉप्ट करते हैं सेल मीडिएटेड ट्रांसफ़र में, पहला तो होता है टू मेक द डीएनए। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड से मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, जिनमें कि जीन जो हम डिज़ायर करते हैं, मान लीजिए हमें इंसुलिन की जीन चाहिए, तो वो हम लेंगे वेक्टर डीएनए टू एनेबल मॉलिक्यूल्स टू बी इंसर्टेड इनटू हॉस्ट डीएनए मॉलिक्यूल। अब वो वेक्टर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, हम उनको इंसर्ट करेंगे हॉस्ट डीएनए मॉलिक्यूल्स में। हमें प्रमोटर और इन्हेंसर सीक्वेंसेस भी चाहिए, जिससे कि जीन का जो भी आपके डिज़ायर्ड जीन है उसका एक्सप्रेशन हो सके होस्ट सेल्स में। तो पहला स्टेप है टू मेक द डीएनए। सेकंड जो स्टेप है उसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कल्चर में। हम एक्सपोज करते हैं कल्चर्ड सेल्स को डीएनए में, ताकि वो इनकॉर्पोरेट कर सकें। फिर उसके बाद में थर्ड जो सिलेक्ट होता है उसमें हम सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म करते हैं सेल्स को। फोर्थ स्टेप में हम इंजेक्ट करते हैं इन सेल्स को इनर सेल मास में, जो कि ब्लास्टोसिस्ट में है। फिफ्थ में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, और जो स्टिमुलस होता है वो हार्मोनल चेंजेस से होता है। फिर हम ट्रांसफ़र करते हैं एम्ब्रियोज को इनटू द यूट्रस, देन इम्प्लांटेशन इज सक्सेसफुल, then we observe the results. We remove a small piece of tissue from the tail and we examine the DNA कि क्या उसमें वो desired present है जीन। अगर no more than 10 to 20% will have it, they will be heterozygous for the gene। अगर 10 से 20% ही है इसका मतलब heterozygous condition है। उसके बाद में हम establish करते हैं एक ट्रांसजेनिक स्ट्रेन। तो हम स्क्रीनिंग करते हैं ऑफस्प्रिंग की 1 in 4 जो कि होमोजाइगस हैं फॉर द ट्रांसजीन,
और इस तरह से हम एक ट्रांसजेनिक स्ट्रेन का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो जो हम स्टेप्स इसमें अडॉप्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मीडिएटेड ट्रांसफ़र में, उसमें पहले तो होता है कि हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेथड से हमें बिल्ड करना है डिज़ायर्ड डीएनए को, और डिज़ायर्ड डीएनए के हमें प्रमोटर और इनहेंसर सीक्वेंसेस को एनेबल करना है ताकि उसका एक्सप्रेशन हो सके होस्ट सेल्स में। दूसरा, हमें ट्रांसफॉर्म करना है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को कल्चर में। तीसरा, हमें सिलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को। फोर्थली, हमें इंजेक्ट करना है उनको इनर सेल मास को माउस के ब्लास्टोसिस्ट में। पाँचवें में हमें एम्ब्रियो का ट्रांसफ़र करना है, फिर हमें ऑब्जर्व करने हैं रिजल्ट, फिर हमें इस्टेब्लिश करना है ट्रांसजेनिक स्ट्रेन को। तो इस तरह से ये इसका स्टेप्स हैं, मेथड्स हैं जो हम इसको अडॉप्ट करते हैं। प्लस फीचर्स जो हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के वो तो ये हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल है, जिससे हम पोटेंशियल कर सकते हैं टू मेक वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ सेल, प्लूरिपोटेंसी है, इमॉर्टल है। इट कैन डेवलप एंडलेसली सप्लाई ऑफ सेल्स, इसलिए कैसा है, इमॉर्टल है। अवेलेबिलिटी जो है इन विट्रो है, बहुत ज़्यादा हमें अवेलेबल हो जाते हैं इन विट्रो कंडीशन से। नेगेटिव जो फीचर्स हैं उसके डिफ़िकल्ट होता है डिफ्रेंशिएट करना होमोजीनस जो जीन्स हैं उनके। इम्यूनोजेनिक जो हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो हैं रैंडम एम्ब्रियो डोनर से रिजेक्ट हो सकते हैं आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। ट्यूमरोजेनिक कंडीशन हो सकती है, कैपेबिलिटी हो सकती है फॉर्मेशन की ट्यूमर्स की। फोर्थ हो सकता है कि डिस्ट्रक्शन हो सकता है डेवलपिंग ह्यूमन लाइफ का। तो कुछ इसके नेगेटिव ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन एप्लीकेशन एरियाज बहुत वाइड हैं इसके, क्योंकि ये बहुत फ्लैक्सिबल है, इसकी पोटेंशियल है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है सेल रिन्यूअल की। तो इसलिए हम इसको प्रपोज करते हैं फॉर क्यूरिंग रीजनरेटिव मेडिसिन एंड टिश्यू रिप्लेसमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रॉमिस शो करता है टू ट्रीट ए नंबर ऑफ वेरिंग कंडीशंस, जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन है, डायबिटीज़ है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, पार्किंसंस डिजीज़ है। इसके अलावा इसकी जो पोटेंशियल है वो रीजनरेटिव मेडिसिन में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हम ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ टिश्यू या ऑर्गन्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, विच आर सर्विंग एज अ पॉसिबल सोल्यूशन टू डोनर शॉर्टेज डिलेमा। कुछ एथिकल कंट्रोवर्सीज इसके साथ में एसोसिएटेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कैन बी यूज फॉर रिसर्च ऑन अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट। हम बहुत तरह के जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को, इन विट्रो टॉक्सिकोलॉजिक टेस्टिंग को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से क्योर कर सकते हैं। I hope you are able to understand this form of gene transfer through embryonic stem cells, जिससे कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन करते हैं in a very simplified way. Thank you for watching the video.